हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे मौलिक अधिकार, उसको हम कंटिन्यू आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो, हमने मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, उसके अर्थ के बारे में टोटल मैटर हमने किया था, विशेषताएं पढ़ी थी, और हमने 4 प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमने कंप्लीट किए थे। उसके अंदर हमारा था समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 अधिकार हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो है 5 नंबर का सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। देखो, हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। विशेष जो हमारे अल्पसंख्यक है उनको और शिक्षा का अधिकार है, और अपनी संस्कृति को बचाने का, उनको बढ़ाने का भी अधिकार है। उसके अंदर आप पढ़ोगे आर्टिकल 29 और 30। ये तो हम कर चुके थे स्टार्टिंग में, जो वीडियो में जो पहली क्लास थी। 29 और 30 के अंदर है वो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 में क्या है। देखो, आर्टिकल 29 आपको क्या कहता है? ये कहता है अल्पसंख्यक के सुरक्षा का अधिकार। ये लिख सकते हो आप सिंपल से, सुरक्षा का अधिकार। यानी अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है? सुरक्षा दी गई है, उनको सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, उनके हितों की। आप ये कह सकते हो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वर्गों के हितों का सुरक्षा करना। ठीक है, वर्ग संख्यक जो अल्पसंख्यक है उनके जो वर्ग बने हुए हैं, जो छोटे छोटे वर्ग अल्पसंख्यक वो होते हैं जो संख्या में कम होते हैं। आप हमारे यहाँ पर देख लो, बहुसंख्यक जिनकी संख्याएँ ज़्यादा होती है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्याएँ कम होती है। तो बहुसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक पर अत्याचार करते हैं, उनको दबाते हैं, उनका प्रोग्रेस नहीं होने देते। इसी से बचने के लिए, उनको शोषण को रोकने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। वो अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 29 के अंदर। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है आर्टिकल 29 में भी, जो अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा और भाषा, इनको क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। भी वो अपनी जो भी उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, कहीं बहुसंख्यक उनका कल्चर खत्म ना कर दे। इससे बचने के लिए इनको अधिकार दिया गया है भी वो अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, और उनको प्रगति भी कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। ये अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है। कहीं उनकी संस्कृति नष्ट ना हो जाए, उनकी संस्कृति खत्म ना हो जाए, या बहुसंख्यक के द्वारा उनकी संस्कृति को कोई नुकसान न पहुँचाए। इसके लिए अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को, अपनी भाषा को क्या है? बचा कर रख सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनकी प्रगति कर सकते हैं। और भी बहुत है इसके अंदर। बात करें हम तो राज्य क्या कर सकता है? देखो, राज्य ऐसे कानून बना सकता है, या जो राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थान होती है, राज्य के द्वारा जो अनुदानित शिक्षण संस्थान होती है, उसमें इनके आधार पर, किसी आधार पर, प्रवेश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा भी अल्पसंख्यकों को उनको प्रवेश न दिया जाए, बहुसंख्यकों के लिए प्रवेश दिया जाए। तो जो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित है, या राज्य के द्वारा अनुदानित जो शिक्षण संस्थान है, वो क्या करेंगे? प्रवेश में इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये भेदभाव नहीं करेंगे, इसका अर्थ है उनकी संस्कृति को, उनके अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर भेदभाव किया जाए तो सिर्फ बहुसंख्यकों को प्रवेश मिलेगा, अल्पसंख्यक तो क्या हो जाएंगे? विकास कर ही नहीं पाएंगे, वो तो प्रवेश ले ही नहीं पाएंगे अच्छे शिक्षण संस्थान में, वो तो शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ये अधिकार दिया गया है कि वो क्या हो सकते हैं? शिक्षित हो सकते हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और साथ में ये लिखा है भी वो संस्कृति और शिक्षा और भाषा को अपनी सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी प्रगति कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, वो क्या रह सके? जीवित रह सके, उसका विकास हो सके। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 30, जो आपका अनुच्छेद 30 है। इसमें लिखा गया है भी जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, या शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। भी जो अल्पसंख्यक है वो अपने कोई भी शिक्षण संस्थान को शुरू कर सकते हैं, उसको शुरुआत कर सकते हैं, उसका
विकास कर सकते हैं, ठीक है। अपनी संस्कृति का चलाने के लिए वो ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वो शिक्षण संस्थान की उनको छूट दी गई है कि वो अपना कोई भी शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात लिखी गई है भी राज्य जब भी अनुदान देगा, राज्य जब भी क्या देगा, अनुदान देगा, सब्सिडी देगा या किसी प्रकार की सहायता देगा, तो ऐसी स्थिति में वो इस शिक्षण संस्थान से भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा अभी जो बहुसंख्यक की शिक्षण संस्थान है उनको वो ज़्यादा अनुदान दे रहा है, उसको अधिक अनुदान दिया जा रहा है, और जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनको कम अनुदान दिया जा रहा है। राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप भी। क्या कर सकते हैं, देखो अल्पसंख्यक अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान को चला सकते हैं। लेकिन राज्य जब भी अनुदान देगा, जब भी किसी प्रकार की सब्सिडी या जो भी सहायता दे रहा है राज्य, ऐसी स्थिति में राज्य ये भेदभाव नहीं करेगा भी अल्पसंख्यक वालों को कम मिले और बहुसंख्यक वालों को ज़्यादा मिले, ऐसा राज्य भेदभाव नहीं करेगा। या आप कह सकते हो अनुदान देते वक्त राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य सभी को समान रखेगा। अगर अनुदान देगा वो सबको समान रूप से प्राप्त होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे कोई भी किसी भी पंथ से संबंधित है या किसी भाषा से संबंधित है या किसी जाति से संबंधित है, यानी किसी से भी वो संबंधित है, सबको जो अनुदान दिया जा रहा है वो सबको समान रूप से प्रदान किया जाएगा। राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 30 में आपके लिखा गया, यानी ये किससे संबंधित है, सांस्कृतिक व शिक्षा से संबंधित। भी अपने संस्कृति का अधिकार है, उसका विकास करने का अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है, ये 29 में है। 30 में वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और राज्य जब भी अनुदान देते वक्त इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बात आर्टिकल 30 में लिखी गई है। अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका मौलिक अधिकार आता है, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको ध्यान से देखो आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। देखो इसमें आर्टिकल 30 हमने पढ़ा, तो आर्टिकल 31 हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 31 में था वो संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को पता ही आपको 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है, आर्टिकल 301 के तहत क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी संपत्ति का अधिकार था वो पहले 31 में था, अब वो 300A में है। 31 में था तब तो ये मौलिक अधिकार था, और जब ये 300A में चला गया अनुच्छेद के अंदर, तब ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन चुका है। इसी कारण हम क्या है 30 के बाद सीधे 32 को पढ़ रहे हैं, 31 को नहीं पढ़ा हमने। तो 31 देखो, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, क्योंकि ये जो हमें जो अधिकार दिए गए ना, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, उन सभी अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, उन सभी अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 32। देखो हमें अधिकार तो प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन अगर उन अधिकारों का नुकसान हो रहा है कोई, या उसको कोई अतिक्रमण कर रहा है, या उसको कोई हनन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, या हमें अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे, या व्यवस्थापिका ऐसा कानून बना रही है जिसके कारण हमारे अधिकारों को नुकसान हो रहा है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, या कार्यपालिका ऐसा डिसीजन ले रही है जिसके कारण हमारे अधिकारों को नुकसान हो रहा है, तो फिर हमारे अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। तो ध्यान रखना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, यानी अगर आर्टिकल 32 न होता, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार न होता, तो बाकी हमारे मौलिक अधिकार कुछ काम के नहीं होते, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, उसका कोई बेस नहीं होता। वो ठीक है हमें मिले हैं इसलिए हमारे मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर सकते। कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकता था यदि आर्टिकल 32 न होता। तो संसद किसी प्रकार का अपनी मनमर्जी कर सकती थी, कोई कानून बना सकती थी, हमारे अधिकारों को छीन सकती थी अगर आर्टिकल 32 न होता। तो कोई व्यक्ति संस्था हमें रोक सकती थी बोलने के लिए, जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, भाषण की हमें स्वतंत्रता दी गई है, उसको कभी भी रोका जा सकता था। हम घूम फिर नहीं सकते थे पूरे देश के अंदर यानी कोई भी संस्था या व्यक्ति हमें रोक सकता था, जो ताकतवर होता, जो पावरफुल होता, वो हमें रोक देता अगर आर्टिकल 32 न होता। तो इसी कारण एक अम्बेडकर, अपने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, देखो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रारूप समिति थी जिन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो इसी कारण इनको संविधान का जनक कहा जाता है।
तो ये विधिवेत्ता थे। इन्होंने एक बात की थी आर्टिकल 32 के बारे में। इन्होंने कहा था, आपके सिलेबस में भी ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा था यदि मेरे से ये पूछा जाए कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं या पूरे संविधान में जितने आर्टिकल हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात है संविधान के अंदर, तो अम्बेडकर ने कहा था मैं ये कहूँगा भी आर्टिकल 32 है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ अम्बेडकर की बात। अम्बेडकर ने यह कहा था भी यदि मेरे से ये पूछा जाए भी हमारे पूरे संविधान में ऐसी कौन सी बात है या मौलिक अधिकारों में ऐसी कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो अम्बेडकर ने कहा था भी मेरा जवाब ये होगा भी आर्टिकल 32 है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आर्टिकल है, जो फैक्ट है वो यही है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अन्य अधिकारों की सुरक्षा करता है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सभी अधिकारों का बेस है वो इस पर टिका हुआ है। अगर ये ना होता तो वो अधिकार भी हमारे कुछ काम के नहीं होते, कोई भी वो अधिकार छीन सकता था। ठीक है, तो इसी कारण अम्बेडकर ने ध्यान रखना इसको संविधान की आत्मा का है, संविधान की आत्मा या हृदय का है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना मत। देखो मैं दो बात करता हूँ। हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, समझा रहे आपको, हमने प्रस्तावना पढ़ी थी। उस प्रस्तावना के अंदर जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने कहा था भी जो प्रस्तावना होती है वो संविधान की आत्मा होती है, संविधान की आत्मा हृदय होता है। और जो के.एम. मुंशी थे इन्होंने कहा था ये राजनीतिक कुंडली होती है। अब बात सुनो, अब दो बात होती है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए संविधान की आत्मा तो आंसर दोगे आप प्रस्तावना। अगर आपसे सीधा पूछा जाए प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो आप क्या आंसर दोगे भी प्रस्तावना होती है वो संविधान का हृदय या आत्मा होती है। लेकिन यदि आपसे किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, तब आप आंसर दोगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो प्रश्न दो है, सेम ही है, लेकिन एक में नाम नहीं लिखा जा रहा, एक में नाम लिखा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे सीधा पूछा जाए संविधान की आत्मा तो आप आंसर दोगे जी प्रस्तावना होती है वो संविधान की आत्मा होती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए भी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या हृदय कौन है या कौन सा आर्टिकल है या कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आप क्या आंसर दोगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर तो सेम ही है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, लेकिन ये तो आपसे सीधा पूछा जाएगा, ये आपसे नाम देकर पूछा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये स्पेशलिस्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट हो जाता है। ये तो सब ओपन है, ये तो सीधा ही है संविधान की आत्मा, क्योंकि वो छोटा रूप है इसलिए इसको आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, अम्बेडकर का स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर आप आर्टिकल 32 आंसर दोगे, प्रस्तावना आंसर नहीं दोगे। अगर ऐसे पूछे तो प्रस्तावना आंसर दोगे, अगर इसके नाम के साथ पूछे तो आप आर्टिकल 32 आंसर दोगे। देखो आर्टिकल 32 आपको ये कहता है यदि हमारे किसी मौलिक अधिकार है अगर उसका हनन हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, या संसद ऐसा कानून बना रही है जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकार कम किए जा रहे हैं, या मौलिक अधिकार को अतिक्रमण किया जा रहा है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और न्यायपालिका में जाकर लेख जारी कर सकते हैं। लेख यानी रिट जारी की जा सकती है। बात समझो भी, हम सीधे न्यायपालिका में क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछे ना हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, आंसर देखो, प्रश्न देखो कितना सिंपल है। मैं पूछता हूँ हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है या किसका उत्तरदायित्व है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में आप आंसर दोगे न्यायपालिका का, न्यायपालिका, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की खुद सुरक्षा न्यायपालिका करती है। ठीक है, इसी कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यायपालिका करती है तो हम सीधे, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। और आपको थोड़ा यहाँ जो फैक्ट बताई देता हूँ, यदि हमारे मौलिक अधिकारों की किसी प्रकार की सुरक्षा खतरे में है या उसका नुकसान हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी रिट है, यानी 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 आपको क्या कहता है, ये एक्स्ट्रा है, बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं। देखो आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं।
ये हमें छूट दी गई है। ठीक है, इसका मतलब हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये में स्वतंत्रता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, रिट दायर करेंगे। यदि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हम क्या जाएंगे, हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्य में होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय होते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ही हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम क्या जा सकते हैं, सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेख या रिट जारी की जा सकती है। और जो ये रिट होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। देखो, हम सीधे न्यायपालिका में जाकर 5 बार रिट दायर की जा सकती है। उसके अंदर जो फर्स्ट आपकी रिट दायर है, जो लेख है, उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बिल्कुल सिंपल है। बंदी, जिसको बंदी बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण उसको प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष करो यानी सामने पेश करो। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको प्रत्यक्ष करना है। हेबियस कार्पस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कार्पस, यानी जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया उसको प्रत्यक्ष करो, न्यायपालिका के सामने लेके आओ। इसके अंदर क्या रोल है इसका, इस रिट का ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त रोल है। हम एक छोटी सी बात करते हैं। अगर मान लो मेरे को गिरफ्तार किया गया है, मेरे को बंदी बनाया गया है, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को जो बंदी बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है। किस तरीके से? अवैध, यानी मैंने ऐसे कोई कानून का उल्लंघन ही नहीं किया, या मैंने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया, तो भी मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है अवैध तरीके से, या कोई रंजिश के चलते हुए मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत ये रिट दायर कर सकता हूँ। ये सिर्फ जो बंदी बनाया गया उसी को अधिकार है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मेरे को बंदी बनाया गया तो ये मेरा ही अधिकार है, मैं ही रिट दायर करूँगा वो। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि जो मेरे को गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, या जो उसको गिरफ्तारी का जो तरीका है वो अवैध है, ठीक है, यानी कोई रंजिश के चलते उसको गिरफ्तार किया गया है, कोई वैध तरीका नहीं था, उसने कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, उसने कोई अपराध भी नहीं किया, तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर कर सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, अपनी रिट दायर कर सकता है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ये उसको कहती है भी उसको मेरे सामने पेश करो। जिस व्यक्ति से मेरे को गिरफ्तार किया गया तो मेरे को उसके सामने पेश करो, जितने प्रूफ है, जो भी है, मैं हूँ, और मेरे सामने लेके आओ। और सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले की जाँच करती है, और जांच करने के बाद वो देखती है भी इस व्यक्ति को वास्तव में गिरफ्तार किया गया, वो वैध तरीके से किया गया, अवैध तरीके से किया गया, भी सही गिरफ्तार किया गया, गलत किया गया। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे भी इसको जो गिरफ्तार किया गया वो अवैध तरीके से किया गया है, यानी कोई वैध नहीं था, उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको अवैध तरीके से क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, मेरे को रिहा कर सकती है, मेरे को कहते हैं बाइज्जत बरी हो जाओ जी, उसको छोड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, ये रिट दायर कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तो है। मान लो मेरे को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, मेरे को दबा दिया गया, तो अब मेरे तो मौलिक अधिकार छिन गया, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है भी मैं बोल सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका मतलब मेरे मौलिक अधिकार तो छिन चुके हैं। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है वो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर देती है, और उसके तहत वो देखती है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया, जो गिरफ्तार किया गया, क्या वो वैध तरीका था या अवैध तरीका था। अगर वो अवैध तरीके से बनाया गया बंदी उसको, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी जाँच करके उसको रिहा कर सकती है। ये हमारा एक क्या है, अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके हम नेक्स्ट पढ़े, सेकंड नंबर की रिट की बात करें हम, उसे बोलते हैं हम, नंबर 2 होता है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करती है भी, हम बात करें अगर कोई पदाधिकारी होता है, कोई पदाधिकारी या जो ऑफिसर होता है, जो पद का अधिकारी होता है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, कर्तव्यों का निर्वहन, यानी अपने कर्तव्य को वो नहीं निभा रहा, क्योंकि उसकी जो पद की जो पोस्ट की जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहा।
हम जैसे कहीं बड़े ऑफिस में जाते हैं, हमें कोई काम करवाना है, वो हमसे रिश्वत मांगता है या वो साइन करने से मना करता है या हमारी फाइल किसी तरह रोक देता है, यानी किसी कहने का मतलब उसका काम होता है उस फाइल को आगे चलाना, उसको साइन करना उसकी ड्यूटी होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत ये रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, परमादेश। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन का परम आदेश देती है, और वो ये कहती है भी आपको जो कर्तव्य सौंपा गया है, आपको जो कार्य सौंपा गया है, उसको आप क्या करो, उसका निर्वहन करो, ईमानदारी से उसका पालन करो, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाओ। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दे सकती है, उस पद अधिकारी को दे सकती है जो ऑफिसर है, जो हमारा काम नहीं कर रहा। समझिए ना बात, परमादेश यानी कोई पदाधिकारी अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत परमादेश रिट दायर कर देगी, और उस रिट के अंदर वो स्पष्ट रूप से उस पदाधिकारी को आदेश देगी भी आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो या उसका निर्वहन करो, यानी ये रिट आती है परमादेश। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम 3 नंबर का प्रतिषेध लेख। देखो प्रतिषेध होता है हम मना करते हैं, देखो परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध हम मना करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 में मैं बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट दायर करना है। अगर हाई कोर्ट में करोगे तो वो आर्टिकल 226 के तहत होता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे जितने भी न्यायालय है, हाई कोर्ट है या कोई तहसील के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, भी जितने भी उसके नीचे न्यायालय दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। अगर आपसे पूछे ना इंडिया में कौन सी न्यायपालिका है, तो आप दोगे आंसर एकीकृत न्यायपालिका। मैं देखो आपको एक्स्ट्रा में बाकी चीज़ भी करवा रहा हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप राजनीतिक के स्टूडेंट हो तो आपको कंप्लीट रूप से राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखो रिश्तेदारी पूछ लेते हैं कई बार आए भी आपके पास क्या सब्जेक्ट है, बोले जी हमारे पास पॉलिटिकल है, तो पूछ ही लेता है ऐसे कोई आगे, मान लो कोई मास्टर माइंड हो, बताओ भी हमारे न्यायपालिका कौन से प्रकार की है। ध्यान रखना हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यानी इस तरह है एक पिरामिड की तरह, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अन्य जितनी भी कोर्ट है, तहसील की है, डिस्ट्रिक्ट की है, जो भी है, यानी ये ऐसे चलती है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट राज्यों की है, उसके नीचे फिर आ जाएगा, उसके नीचे, यानी ये रूप बढ़ता जाएगा, यानी एकीकृत है, एक ही लाइन में जुड़ी हुई है। सबसे ऊपर है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी न्यायालय आते हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है, वो मना कर सकती है भी आपके पास जो भी वर्तमान में जो केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, वो विवाद आप हल नहीं कर सकते, यानी वो उसको मना कर सकती है भी ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप इसको नहीं कर सकते। ये होता है प्रतिषेध लेख, यानी अपने सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाली जितनी भी कोर्ट होती है उसको मना कर सकती है भी आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ ही होता है हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अपने नीचे की कोर्ट को क्या कर देती है, मना कर देती है भी आप ये कार्य नहीं कर सकते। ये होता है प्रतिषेध लेख। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आप ये भी कह सकते हो क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है भी आपके नीचे कोर्ट के अंदर जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, जो न्याय दे रहे हो, जस्टिस दे रहे हो, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हम मना करते हैं इस चीज़ का, यानी उसको रोक देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, उसको रोक देती है, अभी हम मना करते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपको ये काम करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम 4 नंबर की जो पढ़ते हैं वो है आपका उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका आर्टिकल 32, और ये सारा आर्टिकल 32 ही है जो आप रिट दायर कर सकते हो, लेख दायर कर सकते हो। इसी कारण आर्टिकल 32 को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के द्वारा हमारे क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। तो हम 4 नंबर की जो रिट या लेख पढ़ रहे हैं वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण होता है उत्प्रेषण, प्रेषण होता है भेजना, उत यानी ऊपर, ऊपर की ओर भेजना, है ना। नाम बहुत चीज़ होती है जो नाम से स्पष्ट हो जाती है। प्रेषण होता है भेजना, उत यानी ऊपर, ऊपर की ओर भेजना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वो अपने नीचे की जितनी भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है,
उसको क्या कह सकती है, उसको ये कह सकती है भी जो मामला आपके कोर्ट में चल रहा है, जो विवाद, जो केस, जो भी मामला है जो इस कोर्ट में चल रहा है, वो क्या करो, आप मेरे को भेज दो, यानी आप मेरे पास भेजो, क्योंकि इसके अंदर निर्णय लेने का आपके पास अधिकार नहीं है। कोई विशेष मामला है, कोई ज़्यादा, कोई अच्छा मान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय दे सकता है, डिसीजन दे सकता है, न्याय जस्टिस दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने जो नीचे की जो कोर्ट होती है उनको मना कर सकती है और उनको ये कह सकती है भी जो मामला आपके चल रहा है, जो आपके कोर्ट में चल रहा है, उसको वहीं रोक दो, उसको मेरे पास भेज दो, यानी इसको ऊपर की ओर भेज दो, ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट प्रत्युत्प्रेषण लेख के द्वारा। ठीक है भी, उसके वो निर्णय तो दे सकती है, डिसीजन दे सकती है, लेकिन उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे सकती है, क्योंकि जैसे संविधान से संबंधित कोई टॉपिक होता है, संविधान खुद कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अगर कोई टॉपिक होता है, कोई उससे रिलेशन कोई केस होता है, तो इसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह सकती है भी ये मामला आप निर्णय नहीं दे सकते, आप डिसीजन नहीं सकते, इसको ऊपर की ओर अपील की जाए या ऊपर की ओर उसको भेजा जाए। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस मामले को अपने पास मंगवा लेती है। कौन से केस के तहत? उत्प्रेषण लेख के तहत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, उसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा लेख। 5 नंबर का जो आपका लेख है, अधिकार परीक्षा लेख। देखो इसके अंदर आता है, इसका अर्थ होता है आपके पास क्या अधिकार है, क्या अधिकार है। देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था कोई उच्च क्षेत्र में काम कर रही है जिस क्षेत्र में उसका अधिकार ही नहीं है। मान लो मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी मेरे को वो ड्यूटी मिली हुई नहीं है, मेरे पास वो राइट्स है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट वही आर्टिकल 32 के तहत उस व्यक्ति से पूछ सकती है भी आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो, भी वास्तव में आपके पास ये काम करने का अधिकार है या नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था से पूछ सकती है। यदि वो संस्था या व्यक्ति स्पष्ट रूप से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको वो काम रोकने के लिए कह सकती है, उसको मना कर सकती है भी आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये काम करने का आपके पास अधिकार नहीं है। तो समझा आगे, अधिकार परीक्षा लेख यानी वह व्यक्ति या वो संस्था ऐसा काम कर रही है जिसके पास वो अधिकार है ही नहीं, काम तो वो कर रही है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है वो करने का, तो इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो, आपके पास वो अधिकार है या नहीं, हमें बताओ। वो उससे नोटिस जारी कर सकती है भी हमें बताओ भी क्या वास्तव में आपके पास ये काम करने का अधिकार है या नहीं है। अगर वो व्यक्ति या संस्था एक संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाती सुप्रीम कोर्ट को, भी वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती भी वास्तव में उसके पास अधिकार है या नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये लेख जारी करता है भी आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो ये होता है आपका अधिकार परीक्षा लेख। तो हमने आर्टिकल 32 में क्या पढ़ा, आर्टिकल 32 में हमने ये पढ़ा भी इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर का नाम के साथ, वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना है लेकिन अम्बेडकर के तहत जो संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल 32 है, इसे हम बोलते हैं संवैधानिक विचारों का अधिकार। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के अंदर यही अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो हमारे मौलिक अधिकार भी क्या हो जाते, खत्म हो जाते। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 32 में 5वां रिट है। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है, इसके तहत जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है अवैध तरीके से, तो वही बंदी यानी उसी को व्यक्ति को दिखा रहा है, इसको गिरफ्तार किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में ये लेख जारी कर सकता है, उसको मतलब ये रिट दायर कर सकता है वो, और उसके तहत न्यायपालिका पूछती है भी वास्तव में उसकी जांच करती है भी वास्तव में उसको अवैध तरीके से बंदी बनाया गया, तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, रिहा कर देगी। उसके बाद हमने पढ़ा था परमादेश, यानी ये क्या करती है, ये उस पदाधिकारी को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा
वह पदाधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है भी आपको जो अधिकार सौंपे गए हैं, आपको जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उसका आप क्या करो, ईमानदारी से पालन करो। तीसरा आपका था प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या था, ये कहता था हम मना करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उसके नीचे की जितनी भी अदालत है, जितने भी न्यायालय, उसको मना कर सकती है भी आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। यानी उनके कार्य को, डिसीजन लेने को, उनके जो भी निर्णय ले रहे हैं उसको वो क्या कर सकती है, मना कर सकती है। फोर्थ हमने पढ़ा था जो आपका था उत्प्रेषण लेख था भी, वो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे की अदालत होती है, उनको ये बोलती है भी जो मामला आपके अंदर चल रहा है, जो विवाद, जो केस आपके पास चल रहा है, उसको क्या करो, मेरे पास भेज दो। और छठा नंबर, जो 5वें नंबर का आपने पढ़ा था, अधिकार पर्चा लेख। अधिकार पर्चा लेख, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये लेख जारी करती है और ये कहती है भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जो ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट इस लेख के द्वारा पूछ सकती है भी आप जो ये काम कर रहे हो किस अधिकार के तहत कर रहे हो। यदि वो व्यक्ति या संस्था स्पष्ट रूप से या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसको ये काम करने के लिए मना कर सकती है भी आपके पास ये अधिकार नहीं है, ये काम करने का, ये निर्णय लेने का आपके पास अधिकार नहीं है, तो आप ये निर्णय नहीं ले सकते। तो ये 5 प्रकार की रीट दायर है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना भी है, नोट्स बना लेना। उसके बाद ये आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मौलिक अधिकार का मूल्यांकन। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन, यानी मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन की बात करते हैं, उसकी हम कुछ आलोचना कर देते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमें दे तो दिए गए हैं, क्या वास्तव में उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वास्तव में हमें मौलिक अधिकार मिले या नहीं मिले, मिल तो चुके हैं, क्या वो हम लागू कर सकते हैं। देखो हमें मौलिक अधिकार कहता है 19 जो फर्स्ट आपका कै था, यानी आर्टिकल 19(1) कै, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी, उसमें कहा था बोलने का, भाषण देने का अधिकार है। क्या वास्तव में मेरे को बोलने का अधिकार है, क्या वास्तव में मेरे को, जो मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरे को नहीं रोका जा रहा भी, जो भी नियम, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, क्या वास्तव में वो लागू कर रहा हूँ मैं। ऐसी स्थिति में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, आलोचना करते हैं। तो देखो फर्स्ट, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके आधार पर आगे पीछे कर सकते हो कि उसकी कोई हेडिंग तो है नहीं, इसके अंदर आपको सीधा बताना है। देखो फर्स्ट तो मैं आपको ये कह सकता हूँ भी मौलिक अधिकार हमें प्रदान तो कर दिए गए हैं, मौलिक अधिकार मिल गए हमें, लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध बहुत लगा दिए। देखो मौलिक अधिकार तो दिए हैं संविधान ने हमें, बड़े तरीके से दिए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रताएं दी है, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, इसी कारण मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं रही, मूल्य नहीं रहा भी, मेरे को बोलने का तो अधिकार है लेकिन मेरे प्रतिबंध है, जी चाहे जब सरकार उसको, मेरे को ये अधिकार छीन सकती है। ठीक है, यानी उसको कभी मेरे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक हाथ से तो हमें मौलिक अधिकार दिए थे, एक हाथ से, और दूसरे हाथ से वापस भी ले लिए। देखो आप जब स्वतंत्रताएं पढ़ोगे ना, जब भी अपने 6 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें एक बात लिखी होती है प्रत्येक के अंदर, आपको प्रेस, भाषण की, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, पहली स्वतंत्रता आपकी ये थी, लेकिन आगे एक लाइन लिखी होती है देश हित में, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखो यानी प्रतिबंध लग गया। आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश हित में, हमारे यहाँ पर तो देश के हित में, या आप कह सकते हो न्यायपालिका के हित में, संविधान के हित में, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको सम्मेलन, आपको संघ बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश हित के अंदर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और देश हित के अंदर ये जो सरकारें होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका अपने स्वार्थ के लिए उसको गलत तरीके से यूज करके कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसका मतलब ये इसकी आलोचना होगी। और बात करें आपातकाल की, देखो आपातकाल होता है, इमरजेंसी होता है, और आपको बताया भी था आर्टिकल 352 जो युद्ध, भारी आक्रमण और जो सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। जब भी आपातकाल होता है, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है। मौलिक अधिकार क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता देता हूँ आपको। जब 352 लगता है ना, युद्ध और भारी आक्रमण की स्थिति में, आर्टिकल 352, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताएं दी गई है,
वह संवत्ता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, किसी को घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। ये बात ध्यान रखना आप। जब 352 लगता है ना आर्टिकल आपातकाल लगता है, हमने 3 आपातकाल पढ़े थे, 352, 356 और 360। तो ऐसी स्थिति में जब भी आर्टिकल 352 लगता है युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में, ये 6 स्वतंत्रताएं जो आपको आर्टिकल 19(1) में दी गई है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति स्थगित करता है, या राष्ट्रपति के पास अधिकार है। आर्टिकल 359 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति स्थगित करता है। इसका मतलब देखो मौलिक अधिकार में दे तो दिए लेकिन प्रतिबंध भी बहुत है, और आपातकाल के दौरान वो खत्म भी हो रहे हैं। इसका मतलब मौलिक अधिकार की कोई वैल्यू नहीं रही। और बात करें हम तीसरे नंबर की इसके ऊपर, तो देखो हमें कुछ आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जो निम्न जाति है जिनका पुराने काल से शोषण हो रहा है, अभी तक वो बढ़ नहीं पाई, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, समाज प्रत्येक स्टेटस के आधार पर वो क्या अभी तक नीची है। तो उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका विकास करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, उनका विकास करने के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अपने फायदे के लिए उसको मतलब गलत तरीके से ले जाते हैं। यानी आरक्षण तो देते हैं लेकिन इसको एक वोट बैंक बना देते हैं, यानी ये वोट बैंक के रूप में काम करने लगा है। अपने वोट बढ़ाने के लिए गलत तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, आरक्षण को ऐसे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट मिले, उनकी सरकार बने, उनके ज़्यादा से ज़्यादा MLA MP चुनकर आए। तो ये भी एक मौलिक अधिकारों का हानि तो हो रहा है। तो मौलिक अधिकार कहता है भी जो नीची जाति है, जो निम्न जाति है, जिनका अभी तक विकास रुका हुआ है, उनको बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, उसका गलत यूज करती है और अपने वोट बैंक, अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये है हमारे मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। यानी मौलिक अधिकार में दे तो दिए हैं लेकिन प्रतिबंध भी बहुत लगा दिए गए हैं। आप कह सकते हो एक हाथ से दिए, दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए। इतनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, आपातकाल लग चुका है, आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब उसको रोक दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत यूज करते हैं। हमें दे तो रहे हैं मौलिक अधिकार लेकिन सुरक्षा के अंदर, उसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें गारंटी नहीं दी जा रही। देखो हमने कहा था भी हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका करती है। एक पॉइंट ये भी बना सकते हो आप, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करती है, न्यायपालिका खुद करती है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका उसको खत्म कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। व्यवस्थापिका जो संसद है वो अपनी मनमर्जी से कानून बना रही है, अपनी मनमर्जी से चल रही है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब जो वास्तव में दिखाई दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसा हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों में, जैसा हम संविधान में पढ़ रहे हैं। तो ये इसका क्या है, आलोचना है, ये इसकी मूल्यांकन है। तो डियर स्टूडेंट, आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थ से लेकर विशेषता, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और उसका मूल्यांकन। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, क्योंकि हमने हमारे जो लेसन है उसका नाम ही क्या है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कितनी मिनट की होगी?